Good morning students. Welcome in फिजिकल केमिस्ट्री क्लास. थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन और एडियाबैटिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था. उसी क्रम में आज हम वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन के बारे में पढ़ेंगे. आप जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य W इक्वल टू PdV के इंटीग्रेशन इन लिमिट्स V1 और एंड V2 के बराबर होता है. और किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा का मान कांस्टेंट होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. इस कांस्टेंट को हम K के बराबर लिख सकते हैं. तो P का मान हो जाएगा K अपॉन V की पावर गामा के बराबर. इस प्रकार P के मान को जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन K अपॉन V की पावर गामा dV. और इसका जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा ब्रैकेट क्लोज. लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि P1 V1 गामा इक्वल टू होगा P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट K के बराबर. तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ हम K की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी W इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा और P2 V2 की पावर गामा और V2 1 माइनस की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा के बराबर. प्राप्त इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा. चूँकि V2 दोनों बेस समान है तो हम एक बार लिखेंगे बेस को और पावर इसकी जुड़ जाएगी. तो पावर हो जाएगी गामा प्लस 1 माइनस गामा. तो प्लस माइनस गामा कैंसिल हो जाते हैं तो V2 की पावर 1 रह जाती, मीन्स किसके बराबर हो जाएगा ये V2 के बराबर. तो इस प्रकार से हमें मिलेगा P2 V2 माइनस P1 के केस में भी सेम होगा. P1 और V1 भी बेस एक है तो पावर हो जाएगी गामा और प्लस 1 माइनस गामा. तो ये गामा से प्लस गामा से माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा तो V1 की पावर 1 हो जाएगी, मीन्स केवल रह जाएगा यहाँ पर V1. तो इस प्रकार से ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू P2 V2 की जगह चूंकि हम जानते हैं गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है तो P2 V2 की जगह हम लिख सकते हैं nRT2 माइनस P1 V1 की जगह हम लिखेंगे nRT1. इस प्रकार से हमें ये नई इक्वेशन प्राप्त हो जाती है. सिंस R इक्वल टू होगा Cp माइनस Cv और गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv जो हमने लास्ट क्लास में देखे हुए हैं. तो इस प्रकार से W का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम n तो एज इट इज़ लिखेंगे और R की जगह हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv के बराबर और T2 माइनस T1 यहाँ पर अंदर रह जाएगा और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस गामा की जगह आप लिखेंगे Cp अपॉन Cv. तो केवल हमने R और गामा की जगह वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं तो इस प्रकार से हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ है. और जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा W इक्वल टू माइनस n Cv ब्रैकेट T2 माइनस T1 के बराबर. तो ये W क्या है, यहाँ पे W है वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ द गैस. अगर गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो n का मान 1 हो जाएगा. ऐसी स्थिति में W का मान बराबर होगा माइनस CV
T2 माइनस T1 के बराबर। इस प्रकार से हम उस कार्य की गणना करेंगे कि जब एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन होता है, यानी रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसरण के दौरान किए गए कार्य की गणना हम इस समीकरण के द्वारा करेंगे। तो इससे संबंधित आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन एक्सपांडिंग 5 moles of an ideal gas reversibly and adiabatically from a pressure of 5 to 2 atm at 37 degree Celsius। इसमें आपको क्या एज्यूम करना है कि दैट Cp ऑफ गैस इज 7.4 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो यहाँ पर Cp का मान दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल वॉल्यूम। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो वैल्यूज़ आपको पूछी गई हैं वो उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना है कि फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है और फाइनल वॉल्यूम पूछा गया है। दूसरी बात ये है कि आपको गिवन क्या है, कि कौन कौन से मान आपको इसमें दिए हुए हैं, उसी के आधार पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये आप डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि गैस का एक्सपांशन है, एक्सपांशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या दे रखी है 5 मोल्स, यानी ये तो हो गया आपका n का मान 5 मोल्स। आइडियल गैस रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है और इसका प्रेशर जो है होता है वो चेंज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 या 2, यानी एक्सपांड हो रहा है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। 5 atm से 2 atm ये चेंज हो रहा है और टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ये मान है T1 का। तो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर एक तो प्रेशर का मान दे रखा है P1 और P2 और टेम्परेचर का मान दे रखा है T1 और आपको दे रखा है Cp का मान जो कि 7.42 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको फाइनल टेम्परेचर या फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो हम चूँकि हमें टेम्परेचर, सपोज आप सबसे पहले मान के चलिए आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशन है, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन है, टेम्परेचर। तो इस प्रकार से हम वो कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे जिसमें जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है उनका परस्पर रिलेशन उन वेरिएबल्स के आधार पर हम यहाँ पर लिखें। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, सपोज T2 निकालना है, आपको T1 दिया हुआ है, गिवन है, और प्रेशर P1 और P2 गिवन है। ऐसी स्थिति में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें T1, T2 और P1 और P2 मान आए। तो आप जानते हैं कि T2 अपॉन T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 होता है। और कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि T2 गामा और P2 1 माइनस गामा इक्वल टू T1 गामा और P1 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने निकाला था। कहने का तात्पर्य इसको और हम कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में लिखें तो T गामा और P 1 माइनस गामा हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैं जो बोल रही हूँ वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पहले आप पुराना अच्छे से रिवीजन कर लें, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज याद कर लें और उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना शुरू करें। तो ये कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें T और P कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, बस ये आप ध्यान रखिए। अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले Cp का मान दिया हुआ है और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास Cp का मान है और R चूँकि कांस्टेंट है वो मान नॉन होता है, तो हम इस प्रकार से Cv का मान हम समीकरण से निकाल सकते हैं। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp माइनस R के बराबर, और Cp की वैल्यू आप रखिए 7.42 होगी और माइनस R की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है 1.987 होती है। इस प्रकार से जब हम Cp के मान में से R के मान को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें Cv की वैल्यू निकल आएगी जो होगी 5.433। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम Cv का मान निकाल लेंगे, देन हम निकालेंगे गामा का मान, क्योंकि हर एक कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें गामा तो आना ही है, इसलिए गामा की वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो इसलिए गामा का मान कितना हो जाएगा,
गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। तो हमने Cp गिवन था, Cv हमने निकाल लिया, तो Cp यानी 7.42 अपॉन हम करेंगे 5.433, तो गामा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.366। तो इस प्रकार से हमने पहला स्टेप पार किया जिसमें हमने गामा की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो फॉर्मूला हमने लगाया T2 अपॉन T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि T1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, T1 की वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये पॉइंट नहीं यहाँ पर, 273 से हम इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 से हम उसको डिग्री सेल्सियस को जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। उसके बाद P1 जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है P1, और वो है 5 atm, और फाइनल प्रेशर है वो कितना है P2 जो कि 2 atm है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और गामा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो कितनी आई थी 1.366। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें जो मान दिए हुए हैं उनको हमें फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें मिलेगा T2 अपॉन 310 की पावर 1.366 इक्वल टू P2 की जगह हम लेके देंगे 2 अपॉन P1 की जगह 5, तो 2 अपॉन 5 की पावर 1.366 माइनस 1, चूँकि ये गामा माइनस 1 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा T2 इक्वल टू, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिलेगा T2 इक्वल टू 2 अपॉन 5 की पावर 1.366 माइनस 1 तो है, और ये पावर इधर इससे डिवाइड हो जाएगी 1.366 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 310। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगी इक्वेशन T2 इक्वल टू 123.97 केल्विन के बराबर। चूँकि ये वैल्यू हमें केल्विन में प्राप्त हुई है, और जब हम अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम जोड़ देते हैं 273, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें से घटा देंगे 273। तो इस प्रकार से जो हमें मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, -149.03 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर सेल्सियस में लिखना, डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, केल्विन में लिखना चाहें तो वो आप उसको लिखेंगे 123.97 केल्विन के बराबर। तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन थे, एक तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना था, दूसरा हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना था। तो हमने पहला सोल्व कर लिया जिसमें हमने फाइनल टेम्परेचर हमने निकाला है गैस का, और वो कितना है -149.0 डिग्री सेल्सियस। अब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम, अब गैस इक्वेशन यहाँ पर हम P2 V2 इक्वल टू nRT हम लिखेंगे, चूँकि V2 इक्वल टू क्या होगा nRT अपॉन P2 के बराबर, और यहाँ पर n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 मोल है, P2 का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, R की वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट कितना होगा यहाँ पर 0.082 लीटर वायुदाब प्रति डिग्री प्रति मोल के बराबर होगा ये, और T2 का मान होगा -123.97 केल्विन के बराबर। तो इस प्रकार से हमें V2 की वैल्यू निकल आएगी, V2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 0.082 इंटू 123.97 और डिवाइड बाय 2। इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो ये V2 का मान हमें प्राप्त होगा 25.414 लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 25.41, यहाँ पर 414 होगा, गलती से 1 लग गया है, 414 होगा यहाँ पर लीटर। तो इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके आधार पर हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्राई एयर इज एक्सपांडेड 3 टाइम्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट NTP थ्रू अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है,
अज्यूमिंग गैस टू बी आइडियल, हमें आइडियल गैस अज्यूम करना है। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इन आइसोथर्मल कंडीशन, नंबर 1, एंड व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एडियाबेटिक कंडीशन। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस लगानी है, पहला आइसोथर्मल एक्सपांशन लगाना है और दूसरा हमें लगाना है एडियाबेटिक एक्सपांशन। जो आइसोथर्मल कंडीशन होगा उसके दौरान हमें निकालना है फाइनल प्रेशर निकालना है, जबकि एडियाबेटिक कंडीशन के दौरान हमें निकालना है फाइनल प्रेशर भी निकालना है और फाइनल टेम्परेचर भी हमें फाइंड आउट करना है। और इसके लिए गामा का मान दे रखा है 1.4। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या दी है? यहाँ पे ये दी है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें जो ड्राई एयर है उसके किसी आयतन को एनटीपी पर इसके 3 गुना आयतन में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो लिखा ना, द ओरिजिनल वॉल्यूम एट एनटीपी थ्रू ए रिवर्सिबल प्रोसेस इट एक्सपांड्स 3 टाइम्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी उसके 3 गुने आयतन से प्रसारित किया जाता है किसी गैस के दिए हुए आयतन को एनटीपी पर। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, हमें फाइनल प्रेशर निकालना है कब? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि कैसे निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने पूरा पढ़ाया आपको। तो उसमें हम सिंपल गैस इक्वेशन से निकालते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वो कब? चूँकि जो भी वायु है वो आदर्श गैस के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो P1 V1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? P2 V2 के बराबर। चूँकि हमने हेडिंग ही डाली हुई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यूज इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि P1 कितना है? P1 1 ATM, हम ही मान के चलें P1 1 ATM है क्योंकि एनटीपी पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो P1 1 ATM और V2 इक्वल टू कितना होगा? जो वॉल्यूम होगा वो V1 का 3 टाइम्स। V1 तो V1 ही रहेगा, लेकिन हमने बताया कि वो गैस का जो प्रसार होगा वो 3 गुना होता है। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल वॉल्यूम V2 का मान किसके बराबर होगा? 3 V1 के बराबर होगा। ठीक है, अब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इंटू V1 की वैल्यू V1 ही रहेगी। तो 1 इंटू V1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 के बराबर, और इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू V2, और V2 किसके बराबर होगा? 3V1 के बराबर। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन क्या प्राप्त होगी? V1 इक्वल टू P2 इंटू 3V1। अब V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? P2 इक्वल टू होगा 1/3 के बराबर, और 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 0.333 ATM के बराबर। इस प्रकार से जो फाइनल प्रेशर है उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो दोनों वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दे करके आपको इस तरीके से हिंट किया हुआ है कि वो उसका आयतन जो होगा वो उसके 3 गुने आयतन से प्रसारित होता है। यानी शुरू में आयतन V1 है तो हम फाइनल आयतन किसके बराबर लेंगे? 3 इंटू V1 के बराबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में डायरेक्ट मान नहीं दे करके हमें इस तरीके से हिंट दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगला कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चूँकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से एनटीपी पर है, यानी एनटीपी पर T1 का मान कितना होगा? 0 केल्विन में लिखेंगे तो 273 लिखेंगे हम। तो इस प्रकार से हम वही कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे जिसमें T और V में आपस में रिलेशन हो। तो हम इसको लिखेंगे T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसी इक्वेशन को, उसी कांस्टेंट को, और हम अब उसके मान हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो T2 तो आपको निकालना है और T1 का वैल्यू हो जाएगा 273 इक्वल टू V1 एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन V2 का मान किसके बराबर है? 3V1 के बराबर है।
की पावर हो जाएगी गामा मीन्स 1.4 जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर -1 हो जाएगा। तो 1.4 -1 कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और इस प्रकार से V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बचेगी T2/273 की इक्वल टू 1/3 की पावर 0.4। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 273/T2 इक्वल टू 3 की पावर 0.4। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और 3 की पावर 0.4 किसके बराबर आएगा? एक ये आता है इक्वल टू 1.552 के बराबर। और इसको फिर फर्दर हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू 273/1.552 के बराबर। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 175.90 केल्विन के बराबर। और जब हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा -97 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इस प्रकार आप केल्विन में भी आंसर लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट किया है फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी प्रकार से हमें एक क्वेश्चन एक और लास्ट का एक और पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर के साथ फाइनल प्रेशर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइनल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको अभी तक बताया कि आप जानते हो कि वही कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी वो और जो गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको? प्रेशर, और गिवन क्या था? वॉल्यूम। तो हमने कौन सा कांस्टेंट निकाला? P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, इसी से चूंकि फाइनल प्रेशर P2 होगा तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 और इंटू V1/V2 की पावर गामा। इस प्रकार से चूंकि P1 का मान 1 है और V1 का मान तो आप V1 ही लिखेंगे, लेकिन गैस 3 टाइम प्रसारित होती है तो इसका V2 का मान हो जाएगा 3V1 के बराबर और इसकी पावर हो जाएगी 1.4। गामा की वैल्यू हम लिख देंगे। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/3 की पावर 1.4। और हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1.4। इसका मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.215 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें जो कॉन्स्टेंट्स फॉर्मूला के अंदर यूज़ करने हैं वो उसी आधार पर करने हैं जो हम क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन है, जो दिया हुआ है। और एक तो वो वैल्यूज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और जो हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उन दोनों वेरिएबल्स को ही यूज़ करते हुए हमें कांस्टेंट की फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।